नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं चर्चा करूंगा असम के चुनाव की। आप जानते हैं असम में 126 सीटें हैं और वहां 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। वहां भी पहला चरण कल यानी 27 मार्च को होगा और उसमें 47 सीटों के लिए मतदान होगा। लेकिन ये मतदान काफ़ी अहम है क्योंकि कहा जाता है और माना जाता है कि इन पहले चरण की सीटों के नतीजे ही राज्य में सरकार बनाने का रास्ता तैयार करते हैं। और इससे पहले पिछली बार बीजेपी ने अपने सहयोगी असम गण परिषद के साथ 35 सीटें जीती थी इन 47 में से, और उसके बाद ही वो 15 साल से सत्ता में काबिज रही तरुण गोगोई की अगुवाई वाली सरकार को सत्ता से हटाकर सत्ता पर काबिज हुई थी। तो इस लिहाज से काफ़ी अहम है। और भले असम के चुनाव पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के शोर में दब गए हों, राष्ट्रीय स्तर पर उतनी सुर्खियां नहीं मिल रही हो जितनी पश्चिम बंगाल चुनाव को मिल रही है, लेकिन कई लिहाज से ये चुनाव काफ़ी अहम है और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। असम को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो यहाँ के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर भले कोई असर खास नहीं डालें, लेकिन पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की राजनीति पर तो इसका असर पड़ना तय है। बीजेपी अगर यहाँ अपनी सरकार बचाने में कामयाब होती है तो वो ये संदेश दे सकती है कि 2016 में वो जब जीती थी वो कोई उसकी जीत तुक्का नहीं थी, या इलाके के बाकी राज्यों में जो उसने सरकार बनाई है वो कोई तुक्का नहीं है। इसके अलावा पूर्वोत्तर की राजनीति पर उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी। साथ ही सबसे अहम बात यह है कि वो ये संदेश देने में कामयाब होगी कि जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी और जो नागरिकता कानून बना था, काफ़ी विवाद हुए उस पर, राज्य में काफ़ी हिंसा हुई, कई लोगों की जानें गई थी, तो उसके प्रति लोगों में नाराज़गी नहीं है और उसका वो फैसला सही था। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नागरिकता कानून पर एकदम चुप्पी साध रखी है। एनआरसी को भी उसने कहा है कि उसकी कमियों को दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा, नए सिरे से कवायद शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी ने कई और वादे किए हैं जिनमें गृहिणियों को आर्थिक सहायता देना है, चाय बागान मजदूरों के लिए कई विकास परियोजनाएं हैं, राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं। साथ ही साथ पार्टी अपने सबसे मजबूत विपक्ष है यहाँ कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस के नेतृत्व में 7 दलों का जो गठबंधन है जिसमें ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल शामिल हैं। तो लगातार बीजेपी के नेता उस पर हमले कर रहे हैं। जो सबसे बड़े नेता हैं, नंबर 2 हैं और जिनको पूर्वोत्तर की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने तो बदरुद्दीन अजमल को असम का दुश्मन तक बताया है। और अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक तमाम नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल के कारण यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। कांग्रेस ने एक सांप्रदायिक पार्टी को साथ लिया है जो असम के हितों को नुकसान पहुँचाएगी। हालांकि यही आरोप कांग्रेस का है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नेता यहाँ धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं ताकि सियासी फ़ायदा मिले। और उसके साथ बोडो पीपुल्स फ्रंट भी है इस गठबंधन में, जो पहले हाल तक सरकार में शामिल थी, बीजेपी के साथ थी, लेकिन जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने उससे नाता तोड़ लिया और एक नई पार्टी से हाथ मिला लिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं है। पिछली बार भी उसे अपने बूते बहुमत नहीं मिला था, 64 सीटों की ज़रूरत है बहुमत के लिए, बीजेपी को 60 सीटें मिली थी। उसने असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। असम और कांग्रेस को यहाँ सिर्फ 26 सीटें मिली थी पिछली बार। इस बार बीजेपी का जहां दावा है कि उसे अपने बूते पर बहुमत मिलेगा, मिशन 100 यानी 100 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोग बीजेपी के भ्रष्टाचार और उसकी नाकामी, एनआरसी और नागरिकता कानून सीएए जिसे कहा जाता है उससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, इसलिए इस बार कांग्रेस गठबंधन की जीत तय है। तो अब असम में कांग्रेस गठबंधन ने नागरिकता कानून को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, जो बीजेपी की कमज़ोर नस है।
और अभी राजनीतिक पंडितों के लिए भी इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है कि एनआरसी का मुद्दा और नागरिकता कानून का मुद्दा कितना असरदार होगा यहाँ। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और दोनों दल अपने अपने तरीके से इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल जिन 47 सीटों पर मतदान होना है उसमें कम से कम 20 सीटें, ये पहले बता दूं कि ये इलाके हैं ऊपरी असम के, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, इसके अलावा उत्तरी असम के। इनमें से 20 सीटें ऐसी हैं जहां चाय बागान मज़दूरों के वोट ही निर्णायक हैं। इसी वजह से तमाम दोनों गठबंधन चाय मज़दूरों को लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्रों में भी उन्होंने कई ऐलान किया है। कांग्रेस इसे गारंटी कह रही है, 5 गारंटियाँ दी है, जिसमें चाय बागान मज़दूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 365 रुपये तक करने की बात कही गई है। दूसरी ओर बीजेपी ने पिछले दिनों 50 रुपये बढ़ाई थी मजदूरी, अभी 167 रुपये एक दिन के लिए मिलते हैं इन मज़दूरों को। तो ये 50 रुपये बढ़ाई थी, लेकिन मालिकों ने अपील की तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसे रोक दिया, कहा कि मालिक चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो मालिकों ने अभी हाल में 26 रुपये बढ़ाया है, लेकिन इससे मज़दूरों में नाराज़गी है। उनका कहना है कि हमारे लिए न बीजेपी ठीक है न कांग्रेस ठीक है। तो ये एक दिलचस्प है कि इन मज़दूरों का वोट किसकी ओर जाएगा। दूसरी ओर असम में क्षेत्रीय दलों की भूमिका हमेशा अहम रही है और इस बार 2 पार्टियां ऐसी है जो एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर असम जो आंदोलन हुआ था करीब 1.5 साल पहले, उसकी कोख से निकली हैं। राइजोर दल है एक पार्टी, असम जातीय परिषद है। अब इनका कैसा प्रदर्शन रहता है, जाहिर है अगर ये मजबूती से लड़ी तो इसका खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एनआरसी और सीएए की जिम्मेदार वही है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो असम के चुनाव भी कम दिलचस्प या अहम नहीं है। ये बात अलग है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पश्चिम बंगाल को जितनी सुर्खियां मिल रही है उतनी सुर्खियां असम को नहीं मिली। और ये तो शुरू से ही शिकायत रही है कि पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य धारा की मीडिया में जगह नहीं मिलती है, उनकी खबरें नहीं छपती है, वहाँ की चर्चा नहीं होती है। और ये भी एक पिछड़ेपन या लोगों में जो एक अलगाव की भावना है वो उसकी प्रमुख वजह है। लेकिन मैं बीच बीच में असम चुनाव की भी चर्चा करता रहूँगा। वहाँ तो 6 अप्रैल को आखिरी दौर का मतदान है, उसके बाद 2 मई को नतीजे आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे चर्चा करूँगा। धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि वीडियोज़ अगर पसंद आएँ तो मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।